मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अग्नि सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। अभी गर्मियों का समय चल रहा है, लू की भी स्थिति है, पछुआ बह रही है और खबरें लगातार आ रही हैं गाँवों से भी, शहरों से भी, हर जगह से कि बड़े पैमाने पर अगलगी की घटनाएं हो रही हैं। वैसे आग को तो हम प्राकृतिक चीज़ मानते हैं, क्योंकि मनुष्य सभ्यता के इतिहास में आग का बड़ा महत्व है। जब चकमक पत्थर को रगड़ करके आग पहली बार निकली थी तो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी स्थिति थी। उसके पहले जो हमारे पूर्वज थे, जिनको हम हंटर गैदरर स्टेज वाले पूर्वज कहते हैं, वे जब शिकार करते थे जानवरों का तो मांस को बिना भुने कच्चा मांस खाया करते थे। किंतु जब अग्नि का आविष्कार हुआ, जब इस प्रकार से अग्नि पैदा हुई, उन्होंने देखा तो वो मांस को भून करके खाने लगे और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक लीप जिसको कहते हैं, इतिहास आगे बढ़ने में उस अग्नि से बहुत मदद मिला। किंतु यही अग्नि वो देखते थे कि जंगलों को जला देती है और सुदूर जंगलों में जो कम्यून्स रहते थे, जो कबीले रहते थे, वे जल जाते थे, घर के घर जल जाते थे, तबाह हो जाते थे। इसलिए वे अग्नि को देवता भी मानते थे और पूरी दुनिया में अग्नि की पूजा भी हुआ करती थी। बहुत सारे धर्मों में अग्नि को ईश्वर का अंश माना गया है और अग्नि को बहुत सारे धर्मों में भी माना गया है कि उसी के माध्यम से जो हवि है, जो यज्ञ की सामग्री है, वह देवताओं तक पहुंचती है। लेकिन यही अग्नि अगर थोड़ी सी लापरवाही हमने किया तो अगलगी के रूप में गांव के गांव स्वाहा कर देती है। हमने तो अपने कार्यकाल में देखे हैं कि किस प्रकार से गांव के गांव स्वाहा हुए हैं, लोग मरे हैं, मवेशी मरे हैं, झोपड़ियां जली हैं, सारी उसमें रखी हुई संपत्ति, अनाज, सब कुछ जला है और लोग बिल्कुल बेघर हो गए हैं, दीन हो गए हैं। ये सही है कि सरकारों की ओर से कुछ राहत देने के उपाय किए जाते हैं, लेकिन जिसकी पूरी संपत्ति अग्नि की भेंट चढ़ जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपदा का अनुभव करता होगा और किस प्रकार से उस आपदा का शिकार होता होगा और उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी। इसलिए हम लोग जो मोटे तौर पर आपदा प्रबंधन को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अगलगी एक मानव निर्मित आपदा है, इट्स मैन मेड डिजास्टर। और किसी भी आपदा की तरह, किसी भी डिजास्टर की तरह, अगर हम उसके जोखिम को पहचानें और पहचान करके उस जोखिम को कम करने का प्रयास करें, और यदि वह आपदा आ जाती है तो हम उसे बचने की भी कोशिश करें, उसके लिए पहले से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसको मिटिगेशन एफर्ट कहते हैं, तो उसका प्रभाव कम भी होगा। लेकिन अगर वो हो ही गया तो उससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। आज हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि हम अगलगी न हो उसके लिए क्या कर सकते हैं और अगलगी होने की दशा में अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अभी हाल में बिहार के पटना में शास्त्री नगर मोहल्ले में काफ़ी झोपड़ियाँ जल गई हैं और जैसा कि अखबारों की खबरों से पता चला है, जो पीड़ित परिवार हैं वे कैंपों में रह रहे हैं। सरकार ने कैंपों में रहने की व्यवस्था की है। अन्य जगहों पे गांव से भी जो खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से खेत, जो पके हुए खेत हैं, गेहूं की फसलें हैं, वो जलती जा रही हैं, जलती हुए फसलें दिख रही हैं और लोग, किसान बिल्कुल छाती पीट रहे हैं, चूँकि वो उस समय कुछ कर पाने की स्थिति में अपने को नहीं पाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं जो शहरों के स्लम्स हैं उससे। लेकिन उसके पहले जो सामान्य कुछ नियम हैं, जो सामान्य डूज एंड डोंट्स हैं, मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा, ताकि सभी लोगों के लिए, चाहे वो शहरों के स्लम्स हों, चाहे वो गांव हों, चाहे फसलें हों, चाहे अपार्टमेंट्स हों, चाहे दफ्तर हों, कार्यालय हों, उन सभी पर लागू होता है। पहली बात तो यह है कि चूँकि बिजली पर हम काफ़ी निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि बिजली के जो तार हैं वो आपस में रगड़ खाने की स्थिति में नहीं हो, यानी एक दूसरे से सटे हुए नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो हमें तुरंत बिजली विभाग को खबर करनी चाहिए और उन तारों को ठीक करना चाहिए, उन लूज तारों को ठीक करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे घर में जो भी बिजली के उपकरण हों,
हमें उन बिजली के उपकरणों की समय समय पर देखभाल इस प्रकार से कराना चाहिए कि उनके कारण शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और हमारे घरों में आग से क्षति होने की संभावना बहुत कम हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे थ्रेशिंग होती है, ख़ास करके जहाँ पे फसलों की थ्रेशिंग होती है, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी के कारण आग लगने की घटनाएँ हो सकती हैं। तो हम थ्रेशिंग की जो मशीन है, इसको थ्रेशर कहते हैं, उसे खलिहान से ऐसी दूरी पर रखें कि अगर चिंगारी निकले तो उस चिंगारी से बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हो सके। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम यह भी देख लें कि अगर आग लगी है तो हमारे पास फायर ब्रिगेड के स्टेशन का टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ताकि हम तुरंत फ़ोन करके, आजकल तो घर घर मोबाइल फ़ोन है, हम तुरंत फ़ोन करके सूचित कर सकें। और मुझे भरोसा है कि यदि आप समय पर सूचित करते हैं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ज़रूर पहुँचती हैं। लेकिन इससे भी जुड़ा हुआ है कि जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसके लिए पानी का प्रबंध रहना चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पानी लेकर के आती हैं, लेकिन जल के स्रोत आपके इलाके में जहाँ आग लगी है उसके आसपास कहाँ हैं, कहाँ होंगे, किस जगह होंगे जहाँ से रिफ़िल किया जा सकता हो, इसके बारे में आप पहले से जानकारी रखें, ताकि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये तो कुछ जनरल बातें मैं आपको बता रहा था। अब मैं शुरू करता हूँ जो हमारे शहरी क्षेत्रों के जो झोपड़ियाँ हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उन शहरी क्षेत्रों के झोपड़ियों में आग हमेशा लगती हो, या ऐसा नहीं कि सारी झोपड़ियों में आग लग जाती हो, लेकिन कुछ ऐसे स्लम ज़रूर रहते हैं जहाँ हर साल कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है राज्य स्तर पर, या जो आपदा प्रबंधन विभाग के लोग हैं या फायर ब्रिगेड के लोग हैं, ये उन इलाकों में जा कर के समय के पहले, यानी गर्मी आने के पहले, वे इस बात को लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से आप आग जैसी आपदा से अपना बचाव कर सकते हैं, जिसको हम एक तरह से फायर ऑडिट की बात भी कह सकेंगे। और आप जानते हैं कि जब गर्मियाँ पड़ रही हैं, बड़ी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पछुआ हवा चल रही है, तो उस समय फिर आग चारों तरफ फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनको बताया भी जाता है, और ये सभी के लिए है कि अगर पछुआ हवा तेज़ चल रही है और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है तो हमारा पूरा वातावरण इतना गर्म रहता है कि थोड़ी सी चिंगारी से भी जब आग लगती है, आग पकड़ती है तो तेज़ी से फैलती है, पछुआ उसको फैलाती है, और जो सतह गर्म रहती है उसके कारण उस आग को बुझने की संभावना कम होती है, फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारे स्लम क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहन हैं, उनको अपने छतों के ऊपर, जो उनके छतों में तारपोलिन शीट से या टायर वगैरह भी फेंके रहते हैं, जो ज्वलनशील सामग्रियां हैं जिसमें आग जल्दी से पकड़ लेती हो जो सामग्री, कृपया उसे हटा देना चाहिए, आपको उसे वहाँ नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने घरों में आप कम से कम बालू की बोरी रखें या मिट्टी भर करके रखें, और 2 बाल्टी पानी ज़रूर रखें, ताकि यदि आग लगे तो आप तुरंत उसको अपने स्तर पर बुझा सकें, आग को फैलने नहीं दें। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट आपके यहाँ होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पता नहीं किस प्रकार से बिजली के तार गए हुए हों, तो निश्चित तौर से किसी मिस्त्री से उसे लगातार दिखलाते रहें ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। और यह भी महत्वपूर्ण है कि जो बिजली के तार गए हुए हों, अगर वहाँ पे बिजली के कई जगहों पे तो बिजली के केबल गए हुए हैं, लेकिन अगर बिजली के केबल नहीं हो, तार हो, तो उसको भी बिजली विभाग को खबर करके, अगर उसमें रगड़ पैदा हो रही हो तो उसे आप देखें कि बिजली विभाग आकर के उसको ठीक कर दे, उसको जो लूज है तो उसको ठीक कर दे, उसको बिल्कुल टाइट कर दे। और अगली बात मैं कहूँगा कि अगर फ़र्ज़ किया जाए कि आप खाना बना रहे हो, तो अगर आप गैस से बना रहे हो तो इंडियन ऑयल तो कहता है कि बड़ा सुरक्षित ये गैस का सिस्टम है, फिर भी सावधानी बरतें। जैसे महिलाएं सूती कपड़े पहन करके खाना बनाएं, या पुरुष भी अगर खाना बनाते हैं सूती कपड़े, क्योंकि जो नायलॉन के कपड़े हैं
या जो दूसरे तरह के कपड़े हैं जो सूती नहीं हैं, गैर सूती कपड़े हैं, उसमें आग तेज़ी के साथ पकड़ता है और उसी से जो है सो चीज़ें फैलती हैं। अगर आपको ढिबरी इत्यादि जलाना हो या लालटेन जलानी हो या लैम्प जलाते हो तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ से गिरने पर आग लगने की संभावना कम से कम हो। और अगर आग लग जाए तो जैसा मैंने कहा कि तुरंत जो है सो जो नौजवानों की टोली है, पहले से नौजवानों की टोली बना के रख लेना चाहिए। कहाँ से पानी आएगा अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए और तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर करना चाहिए। गांव की भी यही स्थिति है। अगर मान लिया जाए फूस के मकान हो तो उसकी दीवारों को मिट्टी का लेप लगा के या गोबर मिट्टी का लेप लगा करके ऐसा कर देना चाहिए कि अगर आग लगती भी है तो उसके कारण बचाव हो सके, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। जो मिट्टी है या जो गोबर है, दोनों का जो लेप लगाते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। और खाना बनाते समय गांव में भी, हालांकि शहरों में भी हर जगह ऐसा किया जा सकता है, कम से कम 2 बाल्टी पानी ज़रूर रखना चाहिए ताकि हम बुझा सकें। और अगर बालू की बोरी रख सकें तो हम बालू की बोरी ज़रूर रखें। अगर खाना चूल्हे पर बनता है तो ये सुनिश्चित कर लें कि घर से बाहर जाने के पहले चूल्हे में चिंगारी न रह जाए। और आमतौर से आपदा प्रबंधन विभाग की तो सलाह होती है कि हम 9 बजे सुबह के पहले खाना बना लें, क्योंकि जो गर्मी बढ़ती है वो इसके बाद बढ़ती है और जो पछुआ चलना शुरू होती है उसके बाद चलती है। और संभावना होती है यदि चिंगारी रह गई तो उस चिंगारी से आग भड़केगी, आग दूसरी तरफ जाएगी। आप गांव में भी हमें नौजवानों की टोली तैयार कर लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि आग लगने पर पानी कहाँ से लाया जा सकता है और अपने तय बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। और निश्चित तौर से नज़दीक का जो फायर स्टेशन है उसे हमें खबर करने की आवश्यकता होगी। गांव में भी देखा जाता है कि खलिहानों में ख़ास तौर से ज़्यादा आग लग रही है, या जो हमारे फसलें जो पकी हुई हैं उसमें ज़्यादा आग लगती है। उसका कारण यही होता है कि कोई न कोई व्यक्ति असावधानी बरतता है और सिगरेट या बीड़ी पी रहा होता है, उसे यत्र तत्र फेंक देता है और उसे धीरे धीरे आग सुलगना शुरू करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बीड़ी सिगरेट अगर पी रहे हों तो अधजली बीड़ी या अधजले सिगरेट को कृपया पूरी तरह से बुझा करके ही कहीं फेंकें। दूसरा ये देखा गया है कि जो इस समय जो बच्चे होते हैं वो छीमी वगैरह भूनते हैं खेतों में, और उस छीमी की आग के कारण वो पछुआ चल रही है, छीमी भून रहे हैं, आग जो चिंगारी उड़ रही है और उससे खेतों में आग लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। और थ्रेशिंग अगर हो रही हो और बिल्कुल खलिहान के बीचों बीच थ्रेशिंग मशीन रखी हुई हो तो उससे उड़ती हुई चिंगारियों से नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मवेशी भी जलते हैं इसमें, इसलिए मवेशियों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा और वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था रहे, ताकि यदि किसी वजह से वहाँ पर आग लग जाती हो तो इमीडिएटली उसे बुझाया जा सके। क्योंकि मवेशी तो बेचारा केवल चिल्लाएगा, वो तो अपना बचाव भी नहीं कर सकता, वो तो खूंटे में बंधा हुआ प्राणी होता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि देखा जाए। और आपके लिए भी ज़रूरी है, गाँव के लिए, यदि बिजली के तार हैं, अगर वहाँ केबल नहीं है और आपस में टकरा रहे हैं, लूज हैं, तो समय के पहले बिजली बोर्ड को ये खबर कर देना चाहिए ताकि वो आकर के उसके जो इंजीनियर्स हैं, जो उसके मिस्त्री हैं, उसे ठीक कर सकें। जब खेतों में आग लगती है तो एक फायर लाइन का कॉन्सेप्ट है। जैसे फसल पकी हुई है और अगर आग उसमें किसी कारण से लग गई तो आग आगे बढ़ती चली जाती है। जो भी पकी हुई फसल रास्ते में आती है वो जलने लगती है। इसलिए उस फायर लाइन को डिसरप्ट करने के लिए सलाह देते हैं जो अग्नि विशेषज्ञ हैं कि कुछ दूरी पे थोड़ा 2 फीट का गड्ढा कर दें, फसल को काट लें और 2 फीट का गड्ढा कर दें ताकि वो फायर लाइन डिसरप्ट हो जाए, वो आग आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ने की संभावना उस गड्ढे से कम हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। इसलिए कम से कम 2 फीट का गड्ढा यदि हम खोद देंगे, वहाँ से फसल नहीं रहेगी वहाँ, तो उससे कंबस्टेबल चीज़ें नहीं मिलेगी, यानी जलने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो आग वहीं पर थम जाएगी। और जो ढिबरी और लालटेन और लैम्प की बात मैंने स्लम्स के कंटेक्स्ट में कही थी, वो यदि झोपड़ी वाले घर हैं या वैसे भी घर हैं और किसी वजह से बिजली नहीं है आपके यहाँ, कई जगह बिजली देर तक कटी रह सकती है और हम इस्तेमाल करते हैं लालटेन वगैरह का, तो ऐसी जगह न रखें जहाँ से गिरने पर आग लगने की संभावना होती है।
मित्रों, जो कार्यालय हैं खास करके देहात में या शहरी क्षेत्रों में हों, या जो अपार्टमेंट्स हैं जहाँ बने हुए, आजकल तो गांव में भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, शहरों में तो बने ही हुए हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि तो जो सामान्य मैंने सिद्धांत बताए, जो सामान्य क्या करें क्या ना करें वाली चीज़ें बताई, उसे तो देखना ही पड़ेगा कि मतलब शॉर्ट सर्किट को ठीक कराते रहना चाहिए, वायरिंग को ठीक कराते रहना चाहिए, बिजली के उपकरणों को ठीक कराना चाहिए। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप फायर डिपार्टमेंट को खबर करके और फायर ऑडिट ज़रूर करा लीजिए। फायर ऑडिट कराने का मतलब ये हुआ कि फायर डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कहाँ पर आपको बिजली के जो वायरिंग है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। यदि आग लगने पर आप निकास, अगर आपका जो रास्ता है वो कौन सा रास्ता आप लेंगे, या अगर रास्ते में आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हैं कि वो बाधा उत्पन्न करेगा जब लोग निकल रहे हों, तो उसे वो ठीक करने के लिए आपको सलाह देगा। इसलिए फायर ऑडिट तो ज़रूर करा लें। और मैं तो कहूँगा कि जो बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं और अगर संभावना बने हुए में हो, तो कम से कम 2 सीढ़ियाँ ज़रूर, 2 तरह की 2 साइड में सीढ़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो निवासी हैं वो आसानी के साथ अलग अलग सीढ़ियों से निकल सकें, क्योंकि भागदौड़ मच जाती है। और अगर आप एक ही सीढ़ी से निकल रहे हैं तो घायल होने की संभावना होती है और कुछ लोग फंस जाते हैं। इसलिए ये भी, हालांकि कई जगह जैसे मैं जानता हूँ गुड़गांव में जो फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ तो आग से बचने के लिए अस्पतालों में खास करके आग से बचने के लिए अलग अलग सीढ़ियों का प्रावधान किया गया है, जिससे लोग निकल करके भाग सकते हैं। अस्पतालों में भी सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि आग लगने घटनाएं होती हैं, वहाँ तो फायर ऑडिट बहुत ज़रूरी है। और आग न लगे उसके लिए फायर ऑडिट जो भी एडवाइजरी आपको देता है उसका पालन करें। वैसे बिहार में अस्पतालों में आग न लगे इसके लिए BSDMA की ओर से काफ़ी लोगों को हर अस्पताल का फायर ऑडिट करके को बताया भी गया है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे अन्य प्रदेशों में भी यह कार्रवाई हुई होगी, इसलिए निश्चित तौर से उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये भी देखा गया है कि गर्मी के समय में जो अगलगी घटनाएं इसलिए भी होती हैं कि बहुत सारे पर्व त्यौहार हमारे होते हैं, शादी ब्याह होता है, तो उसमें हवन भी होता है। तो अगर हवन की आग जल रही है तो निश्चित तौर से अगर पछुआ हवा चलेगी, उसकी चिंगारी, क्योंकि उसमें जो धूप इत्यादि डाला जाता है, ये जो हवी डाला जाता है, जो हवन सामग्री डाली जाती है, उससे चिंगारी के निकलने की संभावना होती है। उसे भी 9 बजे के पहले पूरा कर लें, ताकि संभावना बिल्कुल नहीं हो। संभावना नहीं होगी आग लगने की। उसके कारण बिहार में हमको याद है कि औरंगाबाद ज़िले के गांव में संभवतः शादी के सिलसिले में हवन इत्यादि हो रहा था, और कुछ लोग एक कमरे में, शायद उनकी संख्या 10 से ज़्यादा थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या 15-20 थे लोग, और आग लग गई और उस मकान में आग लग गई उस हवन सामग्री के कारण। और दुर्भाग्यवश दोपहर का समय था, लोग सोए हुए थे, सारे के सारे जल के मर गए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हमें देखने को मिली है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा शहर हो या देहात हो, उसके लिए कि जो बसें हैं या ट्रेनें हैं उसमें ज्वलनशील सामग्री तो न ले जाएं, मना भी है। बिहार में मुझे याद है कि आज से 3-4 साल पहले की बात है, किसी बस में कोई ऐसी सामग्री ज्वलनशील कोई सज्जन बचा करके रख दिए थे, जो बिहार शरीफ यानी नालंदा वहाँ के रास्ते में एक जगह उसमें आग लग गई और बहुत सारे यात्रियों की जान चली गई। इसलिए जो हमारे बस और ट्रेन को जो देखते हैं लोग, जो चलाते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बस या ट्रेन में कोई ज्वलनशील सामग्री, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाया जा रहा हो। उस पर बिल्कुल कड़ाई करने की आवश्यकता है। और जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन्हें भी कड़ाई करने की आवश्यकता है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो कई इलाकों में, खास करके जहाँ पे प्रगतिशील किसान माने जाते हैं, वहाँ फसलों को काटने के बाद जो डंठल बचता है उस डंठल को आप जलाते हैं, और पछुआ हवा में उस डंठल के जलने के कारण फिर वो आग फैलती है
और यहाँ पर तो कई जगह प्रतिबंध भी लगाए गए हैं सरकार की ओर से, उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाती है। तो मेरा कहना यही है कि हम आग जैसी घटना से, आपदा से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं अगर हम उसके पहले से थोड़ी सी सावधानी बरतें, और अगर आग लग जाती है दुर्भाग्यवश तो उस समय हम अपने बचाव के प्रबंध के दृष्टिकोण से जो चीज़ें करनी चाहिए वो करें। और मैं जो कुछ कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि अंतिम यही सत्य मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभव से भी समुदाय बहुत कुछ जानता रहता है कि कहाँ पर आग लगा, उसके कारण क्या थे, और उन कारणों को अगर पता आपने लगाया है, पता आपने किया है, तो उन कारणों को अपने यहाँ न होने दें, उसे दूर करें। और ये भी आपको पता है कि कैसे लोग बचे, कैसे मवेशियों को बचाया, कैसे बच्चों को बचाया, तो उससे भी सीख करके आप बचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूं। इसके पहले एक अपील करना चाहूँगा, तब तक आप में से जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, और आप अवश्य देखें, क्योंकि केवल सब्सक्राइब कर लेने मात्र से तो काम नहीं होगा। आप अवश्य देखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जनोपयोगी विषयों पर जो भी मुझे जानकारी है, जो भी मेरा अनुभव है, वो बातचीत आपके सामने रखूं ताकि उसका आप लाभ उठा सकें। आप अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जिससे मुझे भी मदद मिलेगी और जो दूसरे लोग देख रहे होंगे उनको भी सीखने समझने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।